हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 और आज रहेगा लेक्चर नंबर 2। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को सीखा था, जिसमें फैराडे के द्वारा किए गए भिन्न भिन्न प्रयोगों की भी चर्चा की थी। और सभी प्रयोगों से हमने ये देखा था कि कोई सा प्रयोग हो, हर प्रयोग में विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना के लिए एक ही बात रेस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी कि वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद आज के टॉपिक की बात करेंगे। कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था कि जब किसी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यही बात मुख्य रूप से है, पूरे पाठ में यही बात की चर्चा होगी कि जब तक चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तब तक उस परपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहेगा, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। इन सब बातों की चर्चा हम पीछे कर चुके थे बच्चों। तो पूरी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को अब नियमों में बांध करके उसके कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमेना को आज हम सीखेंगे। तो फैराडे ने जो भी अपने प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले, उनको हम एक नियमों के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बच्चों फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम, दैट इज Faraday's laws of electromagnetic induction। Faraday's laws of electromagnetic induction। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं प्रथम नियम। तो फैराडे ने इस पूरी घटना को दो नियमों में बांधा है। तो पहला नियम पढ़ते हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ। तो बच्चों, जो कुछ कल हमने पढ़ाया था, जो हमने वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को परिभाषित किया था, उसको समझाया था, वही प्रथम नियम के अंतर्गत आएगा, फैराडे के प्रथम नियम के अंतर्गत। तो उसमें हमने बताया था कि जब किसी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और यदि वह परपथ बंद परपथ के रूप में है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित धारा बहने लगती है। और ये घटना तभी तक होती है जब तक के चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जैसे ही चुम्बकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना बंद हो जाएगा, परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल शून्य हो जाएगा, प्रेरित धारा भी शून्य हो जाएगी। तो बच्चों, यही है प्रथम नियम। तो इसी नियम को अभी हम यहाँ जो कुछ मैंने बोला यहाँ परिभाषित कर देते हैं। हाँ, तो बच्चों, ये प्रथम नियम मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। अभी जो मैंने समझाया था वो यहाँ लिख दिया है, इसको एक बार फिर सुन लें कि जब किसी परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बस बच्चों यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या कि चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। और यदि परपथ बंद है तो बच्चों ये बात ध्यान रखनी है कि परपथ अगर बंद है या खुला है, इस बात का इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कोई इफेक्ट नहीं है, वो तो उत्पन्न होगा ही। फर्क पड़ता है प्रेरित धारा पर, यानी ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा ही, यानी जो विद्युत वाहक बल है वो तो उत्पन्न होना ही है, चाहे परपथ खुला हो या बंद हो। बात आती है धारा की, धारा तभी बहेगी जब परपथ हमारा बंद होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यदि परपथ बंद है तो इसमें प्रेरित धारा भी बहने लगती है, या ऐसे कह लें यदि परपथ बंद है तो इसमें एक धारा भी बहने लगती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। और ये घटना बच्चों कब तक होगी? जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तभी तक होगी ये घटना। तो परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होता है जब तक के परपथ से बद्ध चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर चलेंगे द्वितीय नियम पर। हाँ तो बच्चों, अब चलते हैं द्वितीय नियम पर यानी सेकंड लॉ। तो फैराडे का जो दूसरा नियम है उसको समझते हैं।
तो देखो बच्चों, पहले नियम में हमने ये बताया कि जब परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो परपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कितना उत्पन्न होगा और वो किस किस बात पर निर्भर करेगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कब ज़्यादा हो जाएगा। तो इन सवालों के जवाब के लिए द्वितीय नियम पढ़ रहे हैं हम। तो द्वितीय नियम बच्चों ये है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है किसी भी परपथ में, वो उससे रिलेटेड यानी उससे बद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका परिवर्तन किस दर से हो रहा है उस पर निर्भर करेगा। क्योंकि मैंने बताया था कि चुंबक को कुंडली के पास, जैसे बच्चों ये एक कुंडली, जैसे एक ये चुंबक थी और इसके पास एक कुंडली थी, इसमें धारामापी लगी थी जिसमें हम विक्षेप देखेंगे। तो जब हम गति कराते हैं कुंडली और चुंबक के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं, चाहे हम इसको स्थिर रख के इसको चलाएं या इसको स्थिर रख के इसको चलाएं, सापेक्ष गति या ये आपेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन होनी चाहिए बच्चों। तो अब हम ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि गति जितनी तेज कराएंगे विक्षेप उतना ही ज़्यादा आएगा, उतना ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा बच्चों, क्योंकि फ्लक्स उतनी ही तेज़ी से परिवर्तित होगा। क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए उत्पन्न होने के लिए कौन जिम्मेदार है? फ्लक्स में परिवर्तन। अब वो फ्लक्स में परिवर्तन जितनी तेज़ी से होगा विद्युत वाहक बल उतना ही ज़्यादा उत्पन्न होगा। फ्लक्स में परिवर्तन जितना धीमे होगा, फ्लक्स में परिवर्तन जो है वो जितना धीमे होगा, इसका अर्थ क्या है कि चुंबक को धीरे चलाएंगे तो उसमें जो विक्षेप उत्पन्न होगा वो कम होगा। तो कुल मिला के एक बात सामने आती है कि वो फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। तो इस द्वितीय नियम से हमें ये पता लगता है कि उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ उसका परिमाण क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, कितना उत्पन्न हुआ। क्योंकि पहले में तो ये बता दिया हमने कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा। अब कब ज़्यादा होगा कब कम होगा उसके लिए हमने आपको आंसर दे दिया कि उसकी जो कहना चाहिए जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो परिमाण है, वो उसकी फ्लक्स परिवर्तन की दर यानी रेट कितनी, यानी कितनी तेज़ी से घट बढ़ रहा है फ्लक्स, उस पर निर्भर करता है। तो इसको व्यवस्थित तरीके से कैसे कहेंगे कि किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी बराबर तो दर के होगा, लेकिन एक शब्द आ गया बच्चों ऋणात्मक। अब ये ऋणात्मक क्यों आया है वो थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के जैसे फ्लक्स होता है बच्चों डेल्टा फाई, मान लो डेल्टा टी समय में फ्लक्स में परिवर्तन हो गया डेल्टा फाई, तो फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या रही बच्चों? दर कैसे निकालते हैं? डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये हो गई दर। इसी पर डिपेंड कर रहा है और किस पर? इसके ऋणात्मक मान पर। तो सीधा सा नियम हो गया E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ये किसी एक परपथ के लिए हो गया बच्चों। ये नियम समझ में आ गया कि किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो इस नियम को गणितीय रूप में मैंने यहाँ लिख दिया कि E बराबर, जो कुछ मैं शब्दों में कह रहा हूँ बच्चों वो यहाँ लिख दिया, E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। बच्चों शब्दों को समझने की आवश्यकता होती है। यहाँ गणित की भाषा में लिखा है, गणित की भाषा कम शब्दों में, गणित की भाषा कम शब्दों में अपना काम चला लेती है, लेकिन अगर इसको फिजिक्स की भाषा में कहते हैं तो इसी बात को जब परिभाषा में लिखेंगे बच्चों तो हमें ज़्यादा शब्द चाहिए होते हैं, तो फिजिक्स की भाषा में भी लिखेंगे इसको। तो ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, इस एक्सप्रेशन से हमें
पता लग जाएगा। यानी जितनी ज़्यादा दर उतना ही ज़्यादा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उस परपथ में। अब बच्चों परपथ कुछ भी हो सकता है, एक सीधा चालक तार का परपथ हो सकता है और परपथ एक कुंडली के रूप में भी हो सकता है। जैसे यहाँ परपथ हमारा कुंडली थी ये, तो जब गति कराई थी तो इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ था। तो इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ था बच्चों, वो इस कुंडली के फेरों की संख्या n पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि हर लूप, जैसे n लूप्स यानी n फेरों की कुंडली है तो हर कुंडली से फ्लक्स संबद्ध है। तो जितने ज़्यादा लूप, फ्लक्स की संबद्धता उतनी ही ज़्यादा अधिक होगी। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि परपथ हमारा n लूप्स की कुंडली हो तो जो फ्लक्स है हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, n फाई, या ऐसे कह दें n टाइम्स हो जाएगा डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ परपथ में लूप नहीं थे। ये जनरल परपथ के लिए बात कही गई है और ये उस परपथ के लिए बात कही गई है कि हमारा परपथ एक कुंडली के रूप में है। बच्चों बात समझ रहे हैं ना। देखो जैसे फाई फ्लक्स, इससे है फाई, इससे है फाई, इससे है फाई, इस लूप से है, इस लूप है ना ये। तो जितने ज़्यादा लूप होंगे फ्लक्स बढ़ता जाएगा। यानी इससे निर्गत फ्लक्स फाई, इससे संबद्ध फ्लक्स फाई, इससे संबद्ध फ्लक्स फाई, इससे संबद्ध फ्लक्स फाई। तो जितने ज़्यादा लूप्स, अब जैसे मैंने यहाँ 4 लूप लिए तो 4 फाई हो गया, 5 लूप होते तो 5 फाई हो जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि जैसे जैसे हम लूप्स को बढ़ाते जाएंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम कुंडली में फेरों की संख्या अधिक रखते हैं। तो ये एक्सप्रेशन कुंडली के लिए इस रूप में हो जाएगा जब उसमें n फेरे होंगे बच्चों। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि n चूँकि कांस्टेंट राशि है इसलिए उसको मैं डिफरेंशिएशन के अंदर ले जा सकता हूँ। तो E बराबर माइनस डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ। n कांस्टेंट था, फेरे थोड़ी बदल रहे हैं। किसी कुंडली में 100 फेरे हैं तो 100 ही रहेंगे, 50 हैं तो 50 रहेंगे। तो ये अब ये बच्चों जो है ये टर्म, ये उस पूरी कुंडली से, जैसे ये जो कुंडली थी इस पूरी कुंडली से संबद्ध टोटल फ्लक्स हो गया, कुल फ्लक्स इस कुंडली से रिलेटेड, इस कुंडली से संबद्ध, इस कुंडली से बाउंडेड टोटल फ्लक्स n फाई हो गया बच्चों। तो ये क्या है, नेट फ्लक्स। इसको हम एक नया नाम दे देते हैं बच्चों, इस n फाई को क्या नाम दे देते हैं, फ्लक्स ग्रंथिकाएं। दैट इज फ्लक्स लिंकेजेस। तो जो n फाई टर्म आया वो हमारा नेट फ्लक्स है बच्चों। ये है क्या, एक तरीके से नेट फ्लक्स है। और वो भी अब बच्चों मैं समझा रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि कौन सा फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्यों, किसकी बात हो रही है, मैग्नेट से रिलेटेड। तो मैंने नेट फ्लक्स लिख दिया है, लेकिन ये है क्या, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है बच्चों। ठीक है, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स है उससे रिलेटेड। उसको हमने एक वर्ड दिया है फ्लक्स ग्रंथिकाएं, या ऐसे कह सकते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों में इसको, उसकी संख्या है फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। बात एक ही है, चाहे मैं ऐसे लिख दूं, क्योंकि बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलेगा तो बच्चे छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन पैदा कर लेते हैं। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा द्वितीय नियम। तो द्वितीय नियम में ये बताया गया कि जब कुंडली से परबद्ध चुंबकी, या कुंडली या किसी जनरल परपथ की बात कर रहे हैं, परपथ हमारा कुंडली भी हो सकता है और एक साधारण सर्किट भी हो सकता है। तो जब परपथ से बद्ध चुंबकी फ्लक्स में परिवर्तन है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है।
तो उसका प्रमाण क्या है, कितना उत्पन्न हो रहा है, उसको पता करने के लिए द्वितीय नियम बनाया गया है। द्वितीय नियम ये बताता है, उसकी अमाउंट बताता है, उसका मैग्नीट्यूड बताता है कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो बच्चों एक बात और बता दूं मैं इसमें कि ये जो मैंने फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या लिखा था n फाई को, इसका मैं मात्रक भी लिख देता हूँ। इसका मात्रक वेबर टर्न, वेबर टर्न, इस मात्रक से इसको व्यक्त किया जाता है बच्चों। किसको? फ्लक्स लिंकेजेस को, वेबर टर्न। तो बच्चों अब इस नियम को मैं यहाँ व्यवस्थित तरीके से लिख देता हूँ जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। मैंने यहाँ थ्योरी उसकी समझा दी है। ओके, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आगे एक डाउट आपका और दूर करता हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ डेल्टा और कहाँ डी बना देते हैं डिफरेंशिएशन, ये क्या मैटर है। तो बच्चों मैथमेटिक्स के स्टूडेंट ये जानते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी। यानी जो टाइम इंटरवल है उसको हम बहुत सूक्ष्म ले रहे हैं, वो जीरो की ओर अग्रसित हो रहा है, तो हमारा ये टर्म डिफरेंशिएशन की फॉर्म ले लेता है। तो इन एक्सप्रेशंस को हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको कुछ बुक्स में ऐसे मिलेंगे तो आप कहेंगे सर ये कैसे हो गया, तो मैं वो भी लिख के दिखा देता हूँ। उसके बाद बच्चों मैं इस द्वितीय नियम को परिभाषित करूँगा इस बोर्ड पर। देखो जैसे ये एक्सप्रेशन था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, यानी बहुत सूक्ष्म समय अंतराल की बात करें तो E बराबर माइनस डेल्टा को डिफरेंशिएशन के टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं डी फाई ओवर डी टी, ऐसे कह सकते हैं यहाँ से। ठीक, इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ E बराबर माइनस एन डी फाई ओवर डी टी। इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ माइनस डी एन फाई ओवर डी टी। तो कोई कन्फ्यूज़न पैदा मत करिए, ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों मैं द्वितीय नियम को यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो बच्चों मैंने यहाँ इसको डिफाइन कर दिया है, अब ज़्यादा समझाना नहीं है, समझा मैं चुका हूँ। वही बात जो मैंने अभी बोली थी यहाँ लिख दी, आप इसको नोट्स में लिख लेंगे कि किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों। मैंने एक बात और कही थी कि ऋणात्मक शब्द क्यों आया है, इसकी चर्चा अभी थोड़ी देर में होगी, धैर्य रखें, इसका भी जवाब मिलेगा। क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ऋणात्मक ही क्यों, धनात्मक दर के बराबर क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। तो ये बच्चों फैराडे का द्वितीय नियम है। इसी नियम को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें जैसा अभी मैंने लिखा था, तो इसके बाद आप लिखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, इसको बच्चों न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसे लिख देता हूं मैं। इस नियम को न्यूमैन वैज्ञानिक का नाम है बच्चों, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम में आपके आ जाए कि न्यूमैन का नियम लिखिए, तो आप तो जबकि आपको फैराडे का द्वितीय नियम पता है फिर भी नहीं लिख पाएंगे। आपको जब ये नहीं पता होगा कि यही नियम न्यूमैन का नियम भी है, न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों इसी बात को मैं एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखूं तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डी फाई ओवर डी टी, और यदि परिपथ
यदि हमारा परपथ आप लिखेंगे एक कुंडली के रूप में है जिसमें फेरों की संख्या n है, यानी इफ द सर्किट इज इन द फॉर्म ऑफ अ coil with n loops, यानी ये परपथ यदि एक कुंडली के रूप में है जिसमें फेरों की संख्या n है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर -n d∅/dt, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर -dN∅/dt। ये आप पहले स्क्रीनशॉट ले चुके हैं कि इसको हमने फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहा था, वो आप इसके आगे लिख लेंगे, जिसका मात्रक मैंने अभी लिखा था वेबर टर्न होता है। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो बच्चों अभी हमने फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों की चर्चा की थी। तो एक बात आ रही थी बच्चों कि द्वितीय नियम में कि ऋणात्मक शब्द क्यों आया है, और एक समस्या और जो पिछले लेक्चर में हमने कहा था आगे बताएंगे कि ये कैसे पता करें कि जो धारा प्रेरित होगी, प्रेरित धारा जो उत्पन्न होगी परपथ में, वो किस दिशा में बहेगी, उसका कुछ निश्चित क्रम तो होगा बच्चों। तो इन सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे लेंज के नियम में बच्चों। तो लेंज का नियम हमें ये बताएगा कि जो परपथ में प्रेरित धारा है वो किस दिशा में उत्पन्न होगी, या प्रेरित विद्युत वाहक बल किस दिशा में उत्पन्न होगा। तो इस नियम को समझ लें बच्चों कि किसी परपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है जिससे कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। यानी किसका विरोध करेगी? जिसने उसे पैदा किया। होगी ना उल्टी बात, उसका विरोध कर रही है बच्चों। तो बड़ा इम्पोर्टेंट और एक अच्छा नियम है लेंज का नियम कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी। वो कारण फ्लक्स में वृद्धि है या फ्लक्स में कमी है, ठीक है ना, उस कारण का विरोध करेगी जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रही है। तो इसी नियम के आधार पर हम समझेंगे कि प्रेरित धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो पहले बच्चों में नियम लिख देता हूं जो मैंने अभी बोला था। तो बच्चों मैंने इसको यहाँ लिख दिया है कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में किसी परपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण, और वो कारण कौन सा होता है बच्चों? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना कब होती है? जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो मुख्य कारण तो यही है, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब वो कारण को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इस नियम के आधार पर बच्चों हम ये डिसाइड करेंगे, ये पता लगाएंगे कि धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी, किस एक्टिविटी में, किस परिघटना में। तो बच्चों अब दिशा समझने की कोशिश करें। जैसे बच्चों हमने एक उदाहरण दिया था कि जब पहले लेक्चर में हमने दिशा तो बनाई थी लेकिन हमने आपको समझाया नहीं था। हमने ये कहा था कि आगे समझाएंगे, तो वो समय आ गया है समझने का कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी। तो बच्चों हमने ये बताया था कि इसके पास एक कुंडली है मैग्नेट के पास और धारा मापी है। तो इसमें विक्षेप, मतलब इसमें धारा किस दिशा में बहेगी, कब? जब नॉर्थ पोल को पास ले जाते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ बहुत सारे लूप्स दिख रहे हैं आपको, ये लूप हैं, फेरे हैं कुंडली के। तो बच्चों इसमें घटना, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना हो रही है वो क्यों हो रही है कि नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं। तो अब इसमें प्रेरित धारा इस तरीके से उत्पन्न होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी। तो यहाँ कारण क्या है? नॉर्थ पोल का पास आना। ऐसे समझ लें, आसानी होगी समझने में कि न तो नॉर्थ पोल पास आता, वहीं रखा रहता, तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता धारा मापी में बच्चों। समझ रहे हैं ना? तो देखें, ध्यान से समझें
कि इसका विरोध करना है नॉर्थ पोल के पास आने का। पास आने का विरोध कैसे होगा कि इसमें धारा इस तरीके से बहे कि यहाँ भी नॉर्थ पोल बन जाए, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इसमें जो धारा उत्पन्न हुई वो इसको दूर हटाने की कोशिश करेगी, तभी तो विरोध होगा कि इसके पास आने से उत्पन्न हो रही है और उसको अब ये दूर हटाना चाहेगी, विरोध करेगी। तो बच्चों यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, तो यहाँ पर समझाने के बजाय मैं बड़ा सा एक लूप ले लेता हूँ, चाहे एक लूप हो चाहे कई लूप हो, नियम तो वही रहेगा, तो यहाँ आसानी होगी समझने में। जैसे ये नॉर्थ में पास ले गया और मैंने यहाँ एक लूप ले लिया बच्चों, तो यहाँ नॉर्थ ही बनना है। पास ले जाने पर इस लूप में क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो आप एन बना दीजिए और यहाँ एरो लगा दीजिए और इन्हीं एरोस को उन्हीं साइड के अनुसार ऐसे बना दीजिए। जैसे यहाँ ऊपर था तो इस साइड में ऊपर, इस साइड में नीचे तो इस साइड में नीचे, यानी धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी बच्चों, यानी यहाँ भी ऐसे बहेगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो देखें, ध्यान से समझें, धारा इस तरीके से आ रही है, ऐसे ऐसे ही तो आ रही है लूप में, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे आई, घूमती हुई ऐसे आई, फिर ऐसे समझते चलें, फिर ऐसे इस दिशा में ऐसे करते हुए इधर से और विक्षेप इसमें उत्पन्न हो गया। तो धारा इस दिशा में बही, तो हमने धारा की दिशा पता कर ली इसको देख करके। अब बच्चों मैं बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये तो हटा देते हैं बच्चों, अब हम और भी दिशाएं बताएंगे किन किन घटनाओं में, जैसे नॉर्थ पोल को अब दूर ले जाएंगे तो उसको भी समझेंगे। तो अब बच्चों समझते हैं कि अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे होते कुंडली से तो क्या होता। जैसे ये कुंडली है, हम कम लूप्स दिखा लेते हैं बच्चों, ये धारामापी है। ये हमने पहले लेक्चर में बच्चों इस प्रयोग की चर्चा की थी, तब हमने ये बात नहीं बताई थी, तो अब क्लियर हो रही होगी आपको। तो बच्चों धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कैसे होगा ये पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में कमी आएगी इनसे गुजरने वाली। तो इस धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होगा, यानी इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, उसकी दिशा किधर होगी बच्चों, ये उस कारण का विरोध करेगी। यहाँ कारण क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव का दूर ले जाना। तो अब ये चाहेगी, विरोध कैसे होगा कि ये उत्तरी ध्रुव पास आए। पास कब होगा कि जब धारा इस तरीके से बहे कि इसमें दक्षिणी ध्रुव बन जाए। तो बच्चों यहाँ बड़ा सा लूप बना के मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहा हूँ, ये मैंने एक लूप दिखाया, तो इसका विरोध पास लाने से होगा। पास कब होगा, जब आकर्षण हो। आकर्षण कब होगा, जब यहाँ साउथ पोल बने। यहाँ पर मैंने एरो लगा दिए बच्चों, एस बना के, साउथ पोल बना के एरो लगा दिए। इन्हीं एरोस को मैं इन्हीं की साइड्स पर लगा देता हूँ। यहाँ ऊपर है, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे आ रहा है तो यहाँ नीचे, यानी धारा अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गई। तो कुंडली का ये वाला हिस्सा साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि वो इसको आकर्षित करने की कोशिश करेगा। तो धारा बच्चों अब क्लॉकवाइज है, यानी यूं जैसे ऐसे आ रही है, फिर ऐसे जा रही है, यही तो मतलब हुआ। ऐसे गई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, ऐसे गई, और इस तरीके से यहाँ से आई, ऊपर गई, ऐसे, और फिर ऐसे होते हुए ऐसे, विक्षेप विपरीत दिशा में। तो हमने बच्चों दिशा पता कर ली। ऐसे ही साउथ पोल के साथ होगा, उसको भी समझ लें। अगर हम साउथ पोल को पास लाते हैं बच्चों, तो पास लाने का विरोध दूर हटाना है। दूर कब हटेगी, जब इसमें साउथ ही बनेगा, क्योंकि साउथ ही साउथ को प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ समझते हैं इसी तरीके से, ये साउथ एक लूप में समझाने में बड़ा सा चित्र बन जाता है बच्चों। तो साउथ को पास ले जा रहे हैं बच्चों, तो
ये विरोध कब होगा, दूर हटे, दूर कब हटेगा, जब धारा इसमें इस तरीके से हो कि वो साउथ पोल की तरह बिहेव करे। तो हमने ये बना दी, तो धारा की दिशा बच्चों क्लॉकवाइज हो गई, क्लॉकवाइज इसी तरीके से हो गई। इसमें भी तो क्लॉकवाइज थी बच्चों, देखो इसमें भी क्लॉकवाइज थी, इसमें भी क्लॉकवाइज थी। नॉर्थ पोल को दूर ले जाने पर साउथ पोल बन रहा था, साउथ पोल को पास लाने पर साउथ पोल बन रहा है, तो धारा इसी तरीके से ये साउथ पोल बनेगा, इधर नॉर्थ पोल बनेगा, और धारा की दिशा इस तरीके से होगी, ठीक है। और विक्षेप इस दिशा में आएगा, और ये धारा ऐसे जा रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, क्लियर हुई ये भी बात। अब साउथ पोल को दूर ले जाके बात कर लेते हैं। तो बच्चों जब साउथ पोल दूर ले जाएंगे तो यहाँ नॉर्थ बनेगा, धारा की दिशा पलट जाएगी। चलो मैं बना देता हूँ, आप पर नहीं छोड़ रहा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो बच्चों अब साउथ पोल को हम कुंडली से दूर हटाते हैं, ये देखते हैं, ये कुंडली, इसमें जुड़ा धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर, तो इसको हम दूर ले जा रहे हैं बच्चों। तो विरोध कैसे होगा कि धारा इस तरीके से उस दिशा में उत्पन्न होगी कि वो इसको पास लाने की कोशिश करेगी। और पास कब ला सकती है इसको, जब विपरीत ध्रुव बने, क्योंकि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है, तो ये नॉर्थ बनेगा बच्चों। इसको मैं एक लूप से बड़े से चित्र में समझा देता हूँ। जैसे ये साउथ पोल, इसको मैं ले जा रहा हूँ दूर, और ये है लूप, तो यहाँ बच्चों क्या बनेगा, नॉर्थ। मैंने ये बनाया नॉर्थ, एरो लगा दिए, और ये यही एरो इसी दिशा में इधर, और यही एरो इसी दिशा में इधर। तो धारा बच्चों कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यही हम यहाँ कर लेते हैं बच्चों, ऐसे। तो ऐसे आ रही है बच्चों, ऐसे तो आ रही है, ऐसे, यानी ऐसे 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 ऐसे, यानी ऐसे ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे आई, ऐसे गई, ऐसे, इस तरीके से। तो बच्चों विक्षेप दूसरी दिशा में उत्पन्न हो गया। जब कोई धारा नहीं बहती है गैल्वेनोमीटर में, तो विक्षेप हमारा सीधा ऐसे शून्य पर होता है। यहाँ शून्य होते हैं बच्चों, ये पीछे पढ़ चुके हैं, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, ये पीछे आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों लेंज के नियम से हमने ये देखा कि प्रेरित धारा किस दिशा में उत्पन्न होगी। तो बच्चों वहाँ भी ऋण का चिन्ह आया था, E बराबर -NdΦ/dt। आपने देखा कि विरोध कर रही है बच्चों, उस कारण का विरोध कर रही है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का विरोध कर रही है। तो नेगेटिव आना तो स्वाभाविक है, ऋणात्मक तो आएगा ही। अभी बच्चों थोड़ी चर्चा और करनी है, इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। इस नियम की एक विशेषता और बता देते हैं बच्चों। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है। किस भौतिक राशि के, भौतिक राशि आप जानते हैं, जैसे बल है, ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, संवेग है, दाब है, ऊष्मा है, बहुत सारी भौतिक राशियाँ आपने पढ़ी हैं, त्वरण है। तो कहने का अर्थ ये है, ये किस भौतिक राशि के संरक्षण को व्यक्त कर रहा है बच्चों। तो एक बात यहाँ ध्यान से समझ लें कि जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का ही एक रूप है। ऊर्जा संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, देखो बच्चों, यहाँ जब चुंबक और कुंडली के बीच गति कराई जा रही थी, क्या कराई जा रही थी, गति करा रहे हैं हम, चाहे इसको गति कराएं, इसको स्थिर रखें, या इसको गति कराएं, इसको स्थिर रखें, हमें कुछ न कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ रहा है। यानी वहाँ यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, हमें यांत्रिक ऊर्जा देनी पड़ रही है। वो यांत्रिक ऊर्जा जो मोशन हो रही है बच्चों, गति हो रही है, जो गतिज ऊर्जा है, यानी जो यांत्रिक ऊर्जा है, वो किस रूप में कन्वर्ट हो रही है, कहाँ जा रही है, वो वही बच्चों उत्पन्न कर रही है प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसके रूप में कन्वर्ट हो रही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में कह लो, और परपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो रही है।
यानी वैद्युत ऊर्जा के रूप में वो कन्वर्ट हो रही है। तो नष्ट तो नहीं हुई, जो हमने कार्य किया वही कार्य कन्वर्ट हो गया ईएमएफ में और इंड्यूस्ड करंट में एक तरीके से। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है कन्वर्ट हो गई वैद्युत ऊर्जा में, यानी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, उसका रूप बदल गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर न भूलें। अगर कोई आपसे पूछता है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है, तो आप बेखटक जवाब दे सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। उसी का एक परिणाम है, उसी की एक अभिव्यक्ति है। कोई लेंज ने कोई नई बात नहीं बता दी, ऊर्जा संरक्षण का नियम का ही एक रूप है, ये कोई नई बात नहीं है बच्चों। ऊर्जा संरक्षण तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जाएं कभी नष्ट नहीं होती, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। तो ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में केवल इतनी ही बात करेंगे। आज आप बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज आपने फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियमों को सीखा और ये भी सीखा कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा हम कैसे ज्ञात करें, उसका आंसर भी आज के लेक्चर में आपको मिल चुका है बच्चों। तो कल मिलते हैं बच्चों, इसका आप विधिवत नोट्स बनाइए और कल जब मिलेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप भी नई ऊर्जा लेकर के आना, मैं भी एक नई ऊर्जा के साथ आऊँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।